हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी फॉर्मूलों के बारे में, जो फॉर्मूले आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th तैयार हो जाओ। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो ईडी होता है। ईडी कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो है ही फॉर्मूला, मगर इसके साथ इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है। अब कभी भी परसेंटेज कैसे बनती है, देखो परसेंटेज बनाने का तरीका क्या होता है। ऐसा होता है कि चेंज इन डिमांड डिवाइड में इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू होती है इनिशियल डिमांड इनटू 100, ये परसेंटेज बन जाएगी। इसी तरीके से प्राइस का भी होता है, चेंज इन प्राइस डिवाइड में इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब इससे आगे हम कैसे लिखते हैं, तो देखो इनको ना फॉर्मूले के बेस पे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब होता है चेंज को हम ऐसे लिखते हैं, चेंज क्यू बटे में चेंज क्यू इंटू 100 बटे में चेंज पी पी इंटू 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा चेंज क्यू बटे में क्यू इंटू पी बाय चेंज पी। तो ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला ईडी का, जो हम टेबल के यूज से क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला ये होगा, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया समझो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी यही सेम फॉर्मूला याद रखना, और सप्लाई में भी याद रखना। कुछ अलग नहीं होता, बस वो माइनस वगैरह के साइन है वो थोड़ा सा देख लेना, बाकी चीजें वैसी ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम इसमें सीखने वाले हैं, इसमें सीखने वाले हैं, एक चीज पूछी जाती है, टाइप्स ऑफ ईडी। टाइप्स ऑफ ईडी या डिग्री ऑफ ईडी। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। तो इसमें क्या चीज सामने आती है कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि ईडी जो होगा वो इंफिनिटी होगा। ईडी जो होगा वो इंफिनिटी होगा। ठीक है, डायग्राम की बाद में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड जो आता है वो आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ईडी जो होगा, अब इसमें ईडी क्या होगा, ईडी जो होगा इसमें वो जीरो के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना, इलास्टिक में इन्फिनिटी होता है, इन इलास्टिक में क्या होता है, जीरो होता है। थर्ड जो आता है वो आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या हम इसको कहते हैं यूनिट ईडी। अब यूनिट है तो यूनिट का मतलब ईडी की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो 1 होगी। यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई का चेंज होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिमांड कांस्टेंट होगी। अगर शॉर्ट में भी याद रखें तो डिमांड कांस्टेंट होगी, इसमें प्राइस कांस्टेंट होगा, इसमें प्राइस और डिमांड में जो चेंज है, चेंज वो सेम सेम होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। फोर्थ आता है लेस इलास्टिक डिमांड। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि ईडी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। अब लेस देन 1 होगी तो जहां पे भी 1 से कम होगी, इसका मतलब डिमांड में कम चेंज होगा। डिमांड लेस चेंज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस से कम चेंज होगा किसमें, डिमांड में। इसके बाद आता है फिफ्थ आता है मोर इलास्टिक डिमांड। अब मोर है, देखो नाम से पता चल रहा है, तो ईडी
ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, डिमांड चेंज मोर देन प्राइस। बस इस तरीके से याद रखना है। याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ साथ साथ ही याद हो रहे हैं, कुछ अलग चीज इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके साथ आगे आती है, नेक्स्ट आता है चैप्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या क्या फॉर्मूले, देखो जो ये फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, ये सभी बड़े काम के हैं, ये आपके एग्जाम में मिलेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो फॉर्मूले की जो रिवीजन है वो यहाँ से हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से फुल क्लासेस 11 12 की सभी चीजें डाल दी जाएगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कल तक का समय है, तो चीजें भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो अब आता है नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चैप्टर में कैसे फॉर्मूले याद रखने हैं, टीपी का एक फॉर्मूला होता है, टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे टीपी यूज होगा, उसका मतलब होगा टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। इसके अलावा एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो कैसे फॉर्मूले बनते हैं। तो सबसे पहला आता है टीपी का फॉर्मूला, टीपी इक्वल टू में एपी इंटू एन, एपी इंटू एन। देखो यहां से मैं एक चीज बताना हूं कि जिसको प्रोडक्शन का फॉर्मूला आ गया वो कॉस्ट में भी लिख देगा। अगर मैं यहां से कंपेयर भी कर दूं, देखो कंपेयर करता हूं, ये प्रोडक्शन है, यहाँ पे कॉस्ट डाल देता हूँ और ये रिवेन्यू डाल देता हूँ। ठीक है, रिवेन्यू, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, और टीआर का मतलब होता है टोटल रिवेन्यू। तो कंपेयर करते हैं, फिर मैं एक एक करके दोबारा से भी लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीसी इक्वल टू में ए सी इंटू एन, और यहाँ पर टी आर इक्वल टू में ए आर इंटू एन। तो सेम फॉर्मूले बन के बिल्कुल। ठीक है, आगे आता है और सिग्मा एम पी और सिग्मा एम सी और सिग्मा, इसका मतलब समीशन होता है। ठीक है, एम बन गए यहाँ से। अब इसके बाद हम याद करेंगे ए आर का फॉर्मूला, ए सी का फॉर्मूला, और लास्ट में आएगा ए आर का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच लेना इस तरीके से। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर एपी है, एपी, एपी का फॉर्मूला, ये एपी है। ठीक है, एपी के फॉर्मूले की बात करें तो एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्शन, तो टीपी बाय एन। एसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का आएगा टीसी बाय एन। एआर का कैसे आएगा, एआर का होता है एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, तो ए आर का बनेगा टी आर बाई एन, और इसको हम प्राइस के इक्वल भी मानते हैं, प्राइस के इक्वल भी मानते हैं। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला आता है एम आर। एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीपी बट ए में चेंज इन एन। यहाँ पर एम सी का फॉर्मूला चेंज इन टी सी बाय चेंज इन एन। देखो एकदम याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पर एम आर का फॉर्मूला, ये एम पी है, एम पी, बार बार एम आर याद आ रहा है। ठीक है, चेंज इन टी आर बाय चेंज इन एन। तो यहाँ से इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, मगर कोस्ट के कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, मगर ये कंपेयर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये थे प्रोडक्शन के फॉर्मूले, ये तीन ही प्रोडक्शन के फॉर्मूले हैं, ये चीज करके जाना। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन भी जरूर याद करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाना। ठीक है,
अब देखो इसमें आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है कोस्ट। मैंने कंपेयर करा दिया कुछ, मगर अभी भी उसमें बहुत सारे फॉर्मूले बाकी हैं। तो टोटल कॉस्ट के मैं दोबारा से फॉर्मूले लिख रहा हूँ। टोटल कॉस्ट इक्वल टू में एवरेज कॉस्ट इंटू एन, और यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे और TFC प्लस TVC। इट मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये चीज आ गई यहीं से, ठीक है। और सिग्मा MC, ये तीन फॉर्मूले यहाँ से बन गए, ठीक है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात। तो TC के जो तीन फॉर्मूले हैं वो ये फॉर्मूले हैं। इस चीज को याद रखना, ये बड़े काम की चीज है, ठीक है। ये अगर फॉर्मूले आपको समझ नहीं आएंगे, ये याद नहीं हुए, तो क्वेश्चन होंगे नहीं, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है AC। AC के क्या फॉर्मूले हैं? TC बाय N और ABC प्लस AFC, ABC प्लस FC। तो यहां पर रखना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यहां से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये AC हो गया, ये TC हो गया। इसके अलावा MC के तो सबको पता है क्या होता है, चेंज इन TC बाय चेंज इन N और चेंज इन TVC बाय चेंज इन। अच्छा, ये क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पर जो TFC है वो कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है। क्या रहती है? एक जैसी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दो फॉर्मूले बन गए, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्मूले याद करें। अब इसके अलावा हमारे पास कौन से फॉर्मूले होंगे? TFC का फॉर्मूला, देखो नाम TFC है तो एक फॉर्मूला होगा TC माइनस TBC, और एक फॉर्मूला होगा AFC इंटू एन। तो याद रखना कि A जहां पे भी आ जाए उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। TBC तो यहाँ पर आया TC माइनस TFC, और यहां पर एक बार और मल्टीप्लाई करो AVC इंटू एन, ठीक है। अब इसी तरीके से A निकालना है तो AFC कैसे निकलेगा? AC माइनस AVC, और AFC है ना तो यहाँ पर आया TFC डिवाइड में N। इसके बाद ABC आएगा तो ABC का क्या होगा? ABC का क्या होगा? AC माइनस AFC और TVC डिवाइड में। ये फॉर्मूले हो गए यहाँ तक। ये फॉर्मूले सारे के सारे हमें याद करने, ठीक है। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब रिवेन्यू की बात करते हैं तो रिवेन्यू में क्या है? TR इक्वल टू में AR इंटू एन। AR का क्या है? TR डिवाइड में एन, और प्राइस भी कहते हैं। MR का क्या है? चेंज इन TR डिवाइड में एन। एक और फॉर्मूला लिखते हैं मगर वो हम जरूरी नहीं मानते, तो उसको ये समझ लेना वही चीज है, ठीक है। ये पिछले वाले में से आगे वाले की वैल्यू माइनस करनी है, ये वाली चीज कैसे, ये मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, एवरेज कॉस्ट की नहीं, मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ। वो होता है TCN माइनस TCN माइनस 1, बस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बस, बाकी चीज नहीं, कुछ अलग नहीं होती, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, क्या ऐसी चीज है जो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक चीज याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में हमेशा, नॉर्मल प्रॉफिट में TR TC के बराबर होता है, और AR किसके बराबर होता है? AC के बराबर होता है। जब लॉस आ जाए, क्या आ जाए? लॉस आ जाए, तो TC ग्रेटर देन TR होता है, ठीक है, और AC ग्रेटर देन AR होता है। ये चीज दिमाग में थोड़ी सी और रखनी,
ठीक है, कभी भी अगर लॉस दिख जाए तो भाई साहब समझ जाना कि ये चीज इस तरीके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले कौन से होने चाहिए इसके अलावा? अच्छा, एक चीज और, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। काफी बार इनके ना ये पूछ रहे थे कौन सी चीज जीरो है, तो ये जीरो नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी जीरो। और ये वाली जो है वेरिएबल कॉस्ट, ये जीरो हो सकती है, इट कैन बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इसको हम ओवरहेड या सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें आ सकती हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल पढ़ लिया हमने, हैं? अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ठीक है, एक होता है MRS, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ y बाय गेन ऑफ x, या कह सकते हैं चेंज इन y बाय चेंज इन x। अगर दो चीजों के बीच में दे रखी है, उल्टी भी हो सकती है, कोई जरूरी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने एक ही चीज मानी हुई है MRS XY। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। ठीक है, ये चीज तो हो गई यहाँ तक फॉर्मूले की बात। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें हमें करके ऐसी जानी चाहिए जिससे हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए? तो देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में थोड़े से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो क्वेश्चंस आप कर जाना तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 11th में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या चीज आने वाली है, सिर्फ एक बता सकते हैं कि एक एजम्पशंस रहती है, ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरे हिसाब से है वो इनडिफरेंस कर्व, जिसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है बड़ा सा क्वेश्चन आता है जिसमें क्या बोला जाता है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालाइज। ये चीज आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। एक डिफरेंस होता है नॉर्मल गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स। लगेगा थोड़ा सा अजीब है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन बोल दिया, तो ये क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये कॉजेज बिहाइंड लो होते हैं। या इसका एक दूसरा हम क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड गिव कॉजेज बिहाइंड इट, एंड गिव कॉजेज बिहाइंड। ठीक है, और एक पांचवा तो मैंने बताया है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या है। इससे उल्टा भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि स्लोप डाउनवर्ड है, अपवर्ड हो जाए तो रेयर केस है, मैं इसको रेयर में डाल रहा हूँ, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी। ठीक है, वैसे डाउनवर्ड ही आता है, डाउनवर्ड अच्छे तरीके से याद करके जाना। ठीक है, ईडी के हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, ईडी के चीजें भी पढ़ ली हमने। ठीक है, और क्या बन सकता है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एक पीपीसी वाला और कर जाना, पीपीसी कर्व वाला क्वेश्चन। ठीक है, पीपीसी के अलावा और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, पीपीसी कर्व कैसे कैसे चीजें। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो एक ईडी का जरूर आना है, ईडी का, ईडी वाला क्वेश्चन जरूर आना है। ईडी के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी, एक टेबल बनाओ, और टेबल बनाकर एक तरफ लिखो प्राइस, एक तरफ लिखो क्वांटिटी, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर सेकंड वैल्यू। ठीक है, नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्स वाई मान लेना, और इस तरीके से टेबल बनाना और तब जाके क्वेश्चन करना। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूं तो ये अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं बिल्कुल, जो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। एक रिलेशन भी आ सकता है, रिलेशन बिटवीन AC एंड MC, या फिर AC एंड ABC। या क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, एट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि AC यू शेप, AC यू शेप कर्व, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट चैप्टर से, तो मार्केट चैप्टर में अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है मोनोपोली मार्केट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, जो मैं थोड़ा मतलब, ये जो टॉपिक्स है ना, ये पढ़ के जरूर जाना, मेरा कहने का मतलब है पढ़ के जरूर जाना। एक 10th क्वेश्चन जो है, अगर मैं बात करूं तो वो बन सकता है, वाई ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर नॉट अ मेकर। ठीक है, तो ये कुछ 10 हल्के हल्के टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए थोड़े से जरूरी हैं, ये सब पढ़ जाना। ठीक है, इसके अलावा भी टॉपिक बनते हैं, मगर ये चीजें अच्छे तरीके से करके जरूर जाना, कोशिश करना कि ये सारी चीजें थोड़ी सी अच्छे तरीके से हो। ठीक है, डायग्राम सभी के देख के जरूर जाना, डायग्राम्स अच्छे तरीके से बनाना, डायग्राम्स के लिए पेंसिल जरूर लेके जाना, पेंसिल स्केल ये जरूर मैंडेटरी है। ये मत सोचना कि मैं पेंसिल स्केल लेके नहीं जाऊंगा और मैं ऐसी डायग्राम बनाऊं, नहीं, डायग्राम अच्छे नीट एंड क्लीन होना। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और सरप्राइज के लिए, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट ऑफ ईडी या ईएस, ज्यादातर ईडी का ही आता है। तो ये जो 11 क्वेश्चंस है मैंने बता दिए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कर जाना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 11 में से यार अच्छे मार्क्स के, चार चार पांच पांच मार्क्स के भी अगर इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही पता है कि ईडी का आना है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल इनमें से आएगा 101%, एक लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो एग्जाम में दे रहा। 3 क्वेश्चन तो फिक्स ही हो गए, 3 क्वेश्चन फिक्स हो गए, बाकी इनमें से 2-3 क्वेश्चन और आ जाए, आईसी के बारे में आ जाए। ठीक है, स्लोप पूछ सकता है आईसी का, स्लोप ऑफ आईसी या बजट लाइन। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं यूटिलिटी वाले चैप्टर से, चलो एक और बता देते हैं क्वेश्चन। यूटिलिटी वाले में अगर बात करी जाए तो यूटिलिटी वाले में लॉ ऑफ मार्जिन प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मार्जिन कह रहा हूँ, लॉ डिमिनिश, एक सेकेंड, ठीक है ना, डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी है ना, डिमिनिश,
अच्छा, ये इस वाले चैप्टर में से ना एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी की कंडीशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, ये सभी याद कर जाना। और बेस्ट ऑफ लक्स, अच्छे से एग्जाम देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो सभी को आता होगा, पीपीसी कर्व है, नहीं तो प्रॉब्लम जो व्हाट टू प्रोड्यूस जो होते हैं, इन तीनों में से आया था ना, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, या इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन पीपीसी कर्व वाला तो इम्पोर्टेंट है ही, एक पॉजिटिव नॉर्मेटिव वाला भी बन जाता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस हैं, ये सब करके जाना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई टॉपिक नहीं आता हो किसी से रिलेटेड भी तो बता देना। ठीक है, कल एग्जाम होगा, उससे पहले चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिख देना, वो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है।